इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। मृणाल के घर में कुमार और राधा बहुत ही बेचैन थे। समय काफ़ी बीत चुका था, शाम ढलने को थी। उन दोनों की जान मृणाल पर ही टिकी थी। वह बेचैनी से मृणाल का इंतजार कर रहे थे। कुमार बार बार उठता और बाहर दरवाजे के चारों ओर दूर रास्ते तक एकटक देखता कि उनकी बेटी आ रही है या नहीं। फिर उदास मन से अंदर वापस आ जाता। वे दोनों सोच रहे थे कि मृणाल कहाँ चली गई। उसने आज तक कभी इतनी देर नहीं की। वह तो अपने बाबा को कहती कि बाबा जल्दी घर आया करो, मगर आज वह स्वयं इतनी देर तक घर नहीं पहुंची थी। ना जाने उसे क्या हो गया था। राधा तो आग बबूला हुए जा रही थी। कुमार उसे धीरज बंधा रहा था। मीनू की माँ, धीरज धरो, वह आ जाएगी, तुम चिंता क्यों कर रही हो। वह उसे तो दिलासा दे रहा था मगर खुद उससे ज़्यादा विचलित था। जब काफ़ी देर हो गई तो राधा से रहा नहीं गया। मैंने आपको कितनी बार कहा है, बेटी जात है, उसे इतना लाड प्यार मत दो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि आजकल मीनू देरी से घर आ रही है, लेकिन आप हर बार टाल जाते हो। राधा ने बहुत ही झुंझलाहट से कहा। मीनू की माँ, धीरज धरो, वह आ जाएगी, छोटी बच्ची तो है नहीं, समझदार है, अपना भला बुरा सब जानती है। कुमार ने राधा को समझाते हुए कहा। आप हर बार बस यही कहते हो, धीरज धरो मीनू की माँ, वह अपना भला बुरा खुद जानती, मगर आपने कभी सोचा भी है कि वह इतनी देर कहाँ रहती है, क्या करती धरती है। कभी पूछा अपनी लाडली को आपने। राधा गुस्से से बोली। तुम गुस्सा क्यों करती हो, क्या हुआ, वह आती होगी। कह तो दिया ना, वह समझदार है, सयानी है, अपना भला बुरा सोच सकती है, तुम घबराओ मत। अच्छा, इतनी समझदार है, अगर समझदार है तो अब तक उसे घर का रास्ता क्यों नहीं सोचा। रात होने को आ रही है, माँ हूँ ऐसे ही थोड़े ना परेशान हो रही हूँ। तुम अपने सेहत का ध्यान रखो, फिक्र मत करो। इस बार उससे ज़रूर पूछूंगा कि वह इतनी देर कहाँ रहती है। कुमार ने लाचारगी से कहा। मुझे बहुत चिंता हो रही मृणाल के बाबा, आप जाकर पता करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एक आप हो कि आपको कोई चिंता ही नहीं, राधा ने कहा। अच्छा भाई, अच्छा तुम गुस्सा छोड़ो, मैं अभी चाहता हूँ तुम्हारी बेटी को अभी ले आता हूँ। तुम नाराज़ क्यों होती हो, जल्दी करो ना, जल्दी जाओ और उसे जल्दी लेकर आ जाओ। वह जाने को हुआ ही था कि मृणाल धीरे धीरे कदम रखती हुई नीचे सिर किए हुए चोर बिल्ली की तरह अपने कमरे की ओर जा रही थी कि कुमार ने आवाज़ दी। मृणाल के कदम वहीं रुक गए। वह डर से कांप उठी। मीनू बेटा, इतनी देर क्यों कर दी, कुमार ने बड़े प्यार से पूछा। बाबा, मैं राखी के यहाँ गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई, मृणाल कोरा झूठ बोल गई। राखी के यहाँ या किसी और के, तुझे सच कहने में संकोच क्यों हो रहा है। हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ले आती हो, राधा ने मृणाल को घूरते हुए कहा। मृणाल को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। उसके पांव तले की तो मानो जमीन खिसक गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। वह अपने मुंह से एक शब्द भी ना निकाल सकी, गूंगी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जुबान ही नहीं है। वह टुकुर टुकुर नम आँखों से अपनी माँ की ओर ताकने लगी। राधा थी कि चंडी का रूप धारण कर चुकी हो। वह गुस्से से मृणाल को ताके जा रही थी। मृणाल थी कि बिल्कुल चुप। तू बोलती क्यों नहीं, अब चुप क्यों हो गई, क्या तुझे सांप सूंघ गया, मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्यों देख रही है। राधा गर्जी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मृणाल की आंखें एकदम सजल हो गई, मानो पानी की बूंदें अभी गिरने वाली हो। तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती। रोकर हमें डराना चाहती है। मैं तेरे इन बहानों को अच्छी तरह जानती हूँ। तूने हमें समझ क्या रखा है। नहीं माँ। मृणाल ने अपना सिर झुका लिया। आंखों से बरबस आंसू की धारा बह निकली। कुमार ने मृणाल के आंसू नहीं देखे गए तो वह बोल उठा। अब रहने भी दे मीनू की माँ, तुम तो एकदम टूट कर इसके पीछे पड़ गई हो। जवान बेटी है, इस तरह धमकाना अच्छा नहीं, कुमार ने उसे समझाते हुए कहा।
कुमार के इतना कहते मृणाल जल्दी से अपने बाबा के सीने से चिपक गई, मानो एक लाचार को सहारा मिल गया हो। जवान हो गई है तो इसका क्या मतलब इसे सिर पर चढ़ा कर रखो। तुम जानते नहीं इसी उम्र में तो बच्चे गलत राह पर पकड़ लेते हैं। राधा तमतमाते हुए रसोई घर की ओर बढ़ गई। काफ़ी कहा सुनी के बाद राधा शांत हो गई। सबने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गए। मृणाल करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ बाप के इतना समझाने पर भी उसका ध्यान रह रह कर भास्कर की ओर चला जाता। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कल भास्कर चला जाएगा। अगर वह वहाँ जाकर मुझे भूल गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सारी रात करवटें बदलते और सोचते सोचते निकल गई। भास्कर को हुए 3 महीने व्यतीत हो चुके थे गए। इतना लंबा समय उन दोनों ने बिना एक दूसरे से बात किए बिता दिया था। समय मानो पंख पसारे हवा की भांति उड़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को यादों के सहारे ही याद कर लिया करते थे। बस मन में सोचते पवित्र प्यार कभी मरता नहीं, प्यार है तो आशा भी है। कितने मशहूर किस्से हैं प्यार के, इसी तरह उन दोनों को भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। कुछ दिनों से मृणाल की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। शक्ल पीली पड़ रही थी। माँ बाप आखिर माँ बाप होते हैं, उनसे अपनी औलाद का दुख देखा नहीं जाता। कई बार कुमार ने मृणाल से पूछा भी, बेटा आखिर बात क्या है? दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होती जा रही हो, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? हर बार मृणाल खामोश हो जाती। उसकी आंखों से आंसू ही बहते रहते। वह खोई खोई रहती। कुमार और राधा से रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने मृणाल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए राजी कर लिया। कुमार काफ़ी खुश था कि चलो अब बीमारी का पता तो चलेगा। कुमार आज मृणाल को हॉस्पिटल ले जा रहा था। वह खुश भी थी और दुखी भी। रास्ते में दोनों ना जाने क्या क्या सोचते रहे। दोनों का ध्यान तब टूटा जब वह हॉस्पिटल पहुंच गए और मृणाल ने धीरे से कहा, बाबूजी हॉस्पिटल आ गया। वहाँ मरीजों की काफ़ी भीड़ थी। भीड़ होती भी क्यों ना, डॉक्टर एक नए दिल और योग्य व्यक्ति थे। हर मरीज को बड़े प्यार से देखते समझाते, मानो उनके घर का ही कोई सदस्य हो। डॉक्टर मरीजों को देखने में व्यस्त थे। उन्हें किसी के आने की खबर ही नहीं थी। भीड़ घटने का नाम नहीं ले रही थी। कुमार भी मृणाल को लेकर लाइन में खड़ा हो गया। वह बहुत उदास था। बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर बेटी को हुआ क्या है। वह चेहरा जो हर वक्त गुलाब की तरह खिला रहता था, आज मुरझाया हुआ क्यों है? या चुप्पी सी क्यों छा गई है? आखिर क्यों? वह भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि उसकी बेटी ठीक हो जाए और पहले की तरह चहके। यूँ तो डॉक्टर साहब कुमार के जाने पहचाने थे, या यूँ कह लीजिए बचपन के दोस्त थे, मगर वह शिष्टाचार के नाते लाइन में खड़ा था। बस वक्त देखे जा रहा था कि कब बारी आएगी और वह मृणाल को डॉक्टर साहब को दिखाएगा। इतने में घड़ी ने ठीक 1 बजने की सूचना दी। डॉक्टर साहब के दोपहर के भोजन का वक्त हो चला था। सुबह वह हल्का फुल्का खाना खाकर ही मरीजों को देखने बैठते थे। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी, मगर ठीक 1 बजे वह खाना खाने निकल जाते। इसी बहाने उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाता। डॉक्टर राजीव खन्ना ने अपनी ऐनक ठीक की और बाहर की तरफ निकल दिए। उन्होंने सभी मरीजों पर नज़र डाली और कहा, भाई लोगों, मैं खाना खाकर अभी आता हूँ, आप लोग भी बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। वो यह कह ही रहे थे कि उनकी नज़र कुमार पर पड़ी और वह एकदम कुमार के पास जाकर बोले, कुमार तुम यहाँ, क्या बात है? सब ठीक तो है? और लाइन में क्यों खड़े हो? अंदर आ जाते एकदम। कितने ही प्रश्न पूछ डाले डॉक्टर खन्ना ने। कुमार थोड़ा सकुचाते हुए, क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसे दिखाने के लिए आपके पास लाया हूँ। अच्छा यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसे भी देख लूँगा। चलो तुम मेरे साथ भोजन करने, बिटिया को खाना खाने के बाद देख लूँगा। डॉक्टर खन्ना ने कुमार की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं डॉक्टर साहब, हम खाना खाकर आए हैं, छोटा सा उत्तर दिया कुमार ने। या क्या डॉक्टर लगा रखी है? तुम्हारा दोस्त हूँ। राजीव को और डॉक्टर खन्ना नहीं माने। वह ज़बरदस्ती कुमार को अपने घर ले गए। बचपन का दोस्त था। मृणाल भी उनके पीछे पीछे हो ली। बातें करते कुमार और डॉक्टर खन्ना पुरानी हसीन यादों में खो गए। जैसे घर पहुँचे,
हाथ मुंह धो सीधा डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। कुर्सियों पर बैठे डॉक्टर खन्ना ने आवाज़ लगाई, किरण जरा जल्दी करना, खाना एक जगह नहीं 3 जगह लगाना है। किरण, डॉक्टर खन्ना की पत्नी रसोई से ही बोली, अच्छा अभी लाए, मगर 3 जगह क्यों? तुम 1 मिनट बाहर तो आओ। किरण ने बाहर आते ही जैसे ही नज़र घुमाई कुमार को देखकर खुश हो गई और दोनों हाथ जोड़कर कुमार को नमस्कार किया। भाई साहब आप और अकेले आए, राधा को साथ क्यों नहीं लाई? दरअसल बात यह है कि यह मेरी बेटी मृणाल है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसे दिखाने लाया था, कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। थोड़ी देर में ही डाइनिंग टेबल पर खाना लग गया। तभी मृणाल बोल उठी, अंकल मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही खाओ, डॉक्टर खन्ना ने ऑर्डर दिया। सब खाना खाने लग गए। वक्त का हेर फेर देखे डॉक्टर और कुमार हम उम्र थे, मगर डॉक्टर साहब कुमार के आगे काफ़ी जवान लग रहे थे। क्या करें, सारा समय का ही हेर फेर है। वक्त और जिम्मेदारियां किसी को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। दोनों बातें करते खाना खाए जा रहे थे। दोनों में घुल मिलकर बचपन की बातें हुई। डॉक्टर ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, अच्छा चलो अब चलना चाहिए, समय काफ़ी बीत चुका है, कई मरीज देखने बाकी हैं। तीनों हॉस्पिटल की ओर चल दिए। डॉक्टर खन्ना, कुमार और मृणाल तीनों हॉस्पिटल की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते भी वह बीते दिनों को याद करते रहे। हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर साहब अपने केबिन में प्रविष्ट हो गए। अंदर पहुंचते डॉक्टर खन्ना ने आवाज़ लगाई, नर्स जल्दी इधर आइए। नर्स ने छोटा सा उत्तर दिया, जी सर, अभी आई, और डॉक्टर खन्ना के सामने खड़ी हो गई, मृणाल की ओर इशारा करके। या मेरी बेटी देखो, या मेरा अपना केस है, मेरे अपने परिवार का, जरा ध्यान से चेक करना बिटिया को क्या तकलीफ़ है। डॉक्टर खन्ना ने नर्स से कहा, जी सर। दोबारा एक छोटा सा उत्तर दिया नर्स ने। जाओ मृणाल, नर्स के साथ चली जाओ, या तुम्हें अच्छे से चेक कर देंगी, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बड़े प्यार से मृणाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, यह बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी नर्स है, काफ़ी योग्य है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुमार ने चैन की सांस लेते हुए कहा, राजू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई, मैं डॉक्टर हूँ और यह तो मेरा फ़र्ज है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राजीव ने बड़े प्यार से कुमार को समझाया और फिर बाकी मरीजों को देखने में व्यस्त हो गए। मरीज एक एक कर अंदर आने लगे, उन्हें सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। कुमार एक किनारे कुर्सी पर बैठ गया। मृणाल धीरे धीरे नर्स के पीछे चल दी। जब वह अंदर चेकअप के लिए पहुंची तो नर्स ने मृणाल से प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? जी मृणाल। क्या करती हो? मैं बीए फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं, मेरे बाबा और माँ, और कोई नहीं। बड़ी उदास लगती हो, कब से बीमार हो? नर्स ने बड़े धीमी व प्यार से मृणाल से कई प्रश्न एक साथ कर डाले। जी यही कोई 10-12 दिनों से, मुझे भूख नहीं लगती, मृणाल ने उत्तर दिया। नर्स ने मृणाल की नब्ज देखते हुए कहा, देखो मृणाल, मैं जो पूछूंगी सच सच बताना, डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी। वह एकदम घबरा उठी। क्या तुम किसी से प्रेम करते हो? मीठी वाणी में नर्स ने प्रश्न किया। जी, बस यही शब्द निकले मृणाल के मुंह से और उसने अपनी नजरें झुका ली। कौन है वह? नर्स ने सहानुभूति से पूछा। देखो मैं केवल एक नर्स ही नहीं, तुम्हारी तरह लड़की भी हूँ। सोचो तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हारी हमदर्द, तो मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझे मजबूर मत करो प्लीज़, मैं शायद बता ना पाऊँ। देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, और एक औरत ही दूसरी को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। सबसे बड़ी बात, साथ में मैं एक नर्स भी हूँ, तुमसे बड़ी भी हूँ उम्र में, तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर सब कुछ बता दो, कुछ ना छुपाओ। नर्स ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं बता सकती, इतनी भी क्या मजबूरी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नर्स ने बड़े प्यार से मृणाल को छिड़क दिया। क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? अगर करती हो तो कौन है वह? मृणाल चुप रही, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह इतनी गुमसुम थी कि शायद उसकी जुबान ही ना हो, वह बिल्कुल गूंगी हो। पुनः नर्स ने पूछा, देखो तुम्हें तुम्हारे बाबा की कसम, तुम खामोश मत बैठो, मुझे बताओ तुम किससे प्यार करती हो? मानो नर्स उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए उतावली हुए जा रही हो।
मृणाल नर्स के इस प्यार भरे अनुग्रह को ठुकरा न सकी। वह प्रश्नों के उत्तर देने को मजबूर हो गई। जी हाँ दीदी। और मृणाल ने मारे शर्म की आंखें झुका ली, जैसे प्यार न करके उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। किससे? आखिर वह खुशनसीब इंसान कौन है जो मेरी इस छोटी बहन से प्यार करता है? नर्स ने एक छोटी सी मुस्कान छेड़ी। क्या तुम मुझे उस खुशनसीब गुनहगार का नाम बताओगी? भास्कर। भास्कर नाम है उनका। और मृणाल ने अपनी छोटी सी प्रेम कहानी नर्स को सुना डाली। दीदी, वह एक अमीर घराने का लड़का है, अपने माँ बाप की आंखों का तारा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि भास्कर तुम्हें सचमुच सच्चा प्यार करता है? नर्स ने प्रश्न किया। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी दीदी। मृणाल ने बड़ी हैरानी से नर्स की तरफ देखकर कहा। मतलब बिल्कुल साफ है मृणाल, क्या वह तुमसे सच्चा प्यार करता है? नर्स ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। जी हाँ दीदी, मगर आप यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? मृणाल, तुम नहीं जानती अमीर घर के बच्चों को यह लोग सिर्फ स्वार्थ सिद्धि शब्द को ही जानते हैं। प्यार इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। नर्स ने बड़े प्यार से मृणाल को समझाया। चुपचाप सुनती रही और फिर नर्स का हाथ पकड़कर बोली, नहीं दीदी, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमेशा मेरे दिल के पास हैं। वह मुझे कभी नहीं ठुकरा सकते और ना ही धोखा दे सकते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है दीदी। मैं सब कुछ समझती हूँ मृणाल, मगर क्या तुम यह जानती हो मैं तुमसे यह सब क्यों पूछ रही हूँ? नर्स ने प्रश्न किया। जी नहीं, बस छोटा सा उत्तर दिया मृणाल ने। देखो, तुम मेरी मरीज हो और मैं तुम्हारी डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर का यह फ़र्ज होता है कि वह अपने मरीज को सब कुछ ठीक ठाक और साफ साफ बता दे। मैं आपका मतलब नहीं समझी। ध्यान से सुनना और धीरज रखना। तो सुनो, तुम माँ बनने वाली हो, तभी तो मैंने शुरुआत में उसे खुश नसीब गुनहगार कहा था। क्या कहा? मृणाल अवाक रह गई। मैं ठीक कह रही हूँ मृणाल। दीदी बस करो। मृणाल का दिल धक करता रह गया। वह घबरा गई, बिल्कुल जड़ हो गई। उसकी आंखों से बरबसी आंसू बाढ़ की भांति उमड़ पड़े। वह नर्स के सीने से चिपक कर रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वह मेरे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकती। देखो, दिल छोटा मत करो। भगवान तुम्हारी आशा पूरी करे। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कैसे ठीक होगा? अब मैं क्या करूँगी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह सिसकते हुए बोली। नर्स ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, तो कब आ रहे हैं तुम्हारे भास्कर? बस यही कोई 6-7 महीनों के बाद की बात है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश गए हैं। उनका कोर्स पूरा होते वह सीधे यहाँ चले आएंगे। मृणाल पनीली आंखों से नर्स की ओर देखते हुए बोली, तब तो यह अच्छी खबर नहीं है, यह तो बुरा हुआ। तब तक लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा। या झूठा समाज हो। खैर छोड़ो इस बात को। नर्स का भी गला भर आया और वह चुप हो गई। मृणाल का दिल और घबरा गया। आवाज़ उसके हलक में ही अटक कर रह गई। कुछ साहस बटोर कर अंत में बोली, मैं सोच रही थी दीदी, अब मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी? मुझे अपना दुख नहीं है। मैं तो घर से कहीं दूर चली जाऊँ, मगर मेरे माँ बाबा, उनका क्या होगा, जिन्होंने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। बहुत आशाएं रखी थी और मैंने क्या कर दिया। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर। वह तो जीते जी मर जाएंगे। लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे। शांत हो जाओ मृणाल, इतना परेशान मत हो। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें भी समझा दिया जाएगा। नहीं दीदी, ऐसा गजब मत कहना। तुझे क्या लगता है तू उनसे छुपा पाएगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा? तू इतना घबरा क्यों रही हो? मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं एक अनाथ हूँ, अकेली रहती हूँ, तब भी इस संसार का डटकर मुकाबला करती हूँ। तुम्हें भी हौसला रखना पड़ेगा। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, तो तुम खुश हो जाओ। मगर इस तरह से मुझे यह खुशी रास नहीं आएगी। यह खुशी तो तबाही ले आएगी। कुछ देर नर्स मृणाल को समझाती रही। मृणाल कुछ हद तक समझ भी गई। नर्स का पूरा नाम पुष्पा ठाकुर था। वह एक अनाथ लड़की थी, मेहनत कर आज इस मुकाम पर पहुंची थी। मृणाल को देखकर उसके मन में दया जाग उठी। वह उसे अपनी बहन की नज़र से देखने पर मजबूर हो गई। समाज के तानों का बहाना वह अच्छी तरह जानती थी, सहना वह अच्छी तरह से जानती थी, और अब चाहती थी कि मृणाल के साथ समाज कुछ बुरा ना करे।
बातों बातों में नर्स पुष्पा ने मृणाल को अपना पूरा पता बता दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो यहाँ आ जाना। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखूँगी। मृणाल को कुछ हौसला हुआ। तभी डॉक्टर अंदर आए। नर्स पुष्पा जल्दी बाहर आइए, कुछ देर हो गई है और रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या बात है, इतनी देर क्यों लग गई है? कहीं अपने विचारों में ही तो नहीं खो गई? डॉक्टर खन्ना ने एक एक कर कई प्रश्न कर डाले नर्स पुष्पा से। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहीं नहीं खोई, नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही डॉक्टर खन्ना ने कमरे में कदम रखा, वहाँ गहन सन्नाटा छा गया। डॉक्टर खन्ना ने मजाक में नर्स पुष्पा से पूछा, किन ख्यालों में खो गए? नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी भी ख्याल में नहीं डॉक्टर साहब, बस यूं ही बातचीत कर रहे थे। अच्छा है, बताओ बिटिया की रिपोर्ट कैसी है? पुष्पा ने थोड़ी सी खामोशी के बाद सारी की सारी रिपोर्ट अक्षराशा डॉक्टर खन्ना को सुना दी। डॉक्टर खन्ना इसे सुनते ही सकते में आ गए। वे हैरान थे। क्या इतनी सीधी लड़की भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसे किसी ने बहकाया हो। वे मन ही मन बुदबुदाए। वे सोचने लगे कि किस तरह कुमार को यह सब बताएंगे। कैसे बताऊं, मेरा दोस्त है, वाह, क्या वो इस सदमे को सहन कर पाएगा? मुझे उसे किसी भी तरह समझाना ही होगा। आखिर वह मेरा दोस्त है, मेरी बात समझ जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह कमरे से बाहर आ गए। कुमार बाहर बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था, अपनी ही सोच में डूबा हुआ। जब डॉक्टर खन्ना कमरे से बाहर आए तो कुमार ने एकदम कई प्रश्न पूछ लिए उनसे। डॉक्टर, मेरी बेटी की रिपोर्ट कैसी है? क्या वह ठीक तो है? क्या उसे कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं लगी है? नहीं, वह ठीक है, बस इतना सा कहकर डॉक्टर खन्ना ने अपना सिर झुका लिया। तुम सब ठीक ठीक क्यों नहीं बता रहे हो? राजू, ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कुमार ने रुआसे मन से कहा। कुछ भी तो नहीं कुमार, कुछ भी नहीं। फिर कुछ देर रुक कर, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो मैं कहूँगा तुम सुन सको? क्या तुम वह सब सहन कर सकोगे? कई प्रश्न पूछ डाले डॉक्टर खन्ना ने कुमार से। डॉक्टर, मेरा दिल बहुत बड़ा दरिया है, इसमें सब कुछ समा जाएगा। कुछ भी हो, बेटी का हर दुख, हर दर्द, हर गम सहन कर सकता हूँ, मगर उसे इस तरह नहीं देख सकता। बेझिझक कर डालो जो तुम्हें कहना है। कुमार, चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हारा दिल इतना बड़ा दरिया है तो सुनो, मृणाल माँ बनने वाली है, बिन ब्याही माँ। नहीं राजू नहीं, एक लंबी चित्कार कुमार के मुंह से निकल गई। देखो, मैंने कहा था ना, यह सब सुनने के बाद तुम्हारे पास बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। तुम घबराओ मत। डॉक्टर खन्ना ने उसे धीरज बंधवाया। हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने मीनू? मैं इस निर्दयी समाज से किस तरह तेरी रक्षा कर पाऊँगा? मैं कैसे यह सब? नहीं नहीं कुमार बच्चों की तरह रो पड़ा। डॉक्टर खन्ना उसे समझाते रहे, काफ़ी दिलासा दिया, मगर जो दर्द एक बार दिल में घर कर बैठता है उसका कोई इलाज नहीं होता। वह डॉक्टर के सीने में सिर छुपाए बच्चों की तरह रोता रहा, अपने कर्मों को कोसता रहा। मृणाल ने जब अपने बाबा को डॉक्टर अंकल के सीने में सिर छुपाए रोते हुए देखा तो वह भी बिफर पड़ी और मन में सोचने लगी, मैंने यहाँ क्या कर दिया? हंसते खेलते बाग में आग लगा दी। मैंने अपने बाबा के विश्वास को ठेस पहुँचाई है। मेरे गुनाह की मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। जब माँ को पता चलेगा तो जाने वह क्या कर बैठेंगी। नर्स पुष्पा को उसे समझाती रही। उधर डॉक्टर कुमार को समझा रहा था, इधर नर्स पुष्पा मृणाल को। कुछ देर के बाद बाप और बेटी घर की तरफ चल दिए। मुंह लटकाए हुए कुमार ने घर में प्रवेश किया। मृणाल भी सिर झुकाए हुए घर में प्रविष्ट हुई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुमार अपनी चारपाई पर धड़ाम से बैठ गया। राधा ने कुमार के लटके चेहरे को देखते हुए कहा, क्यों, क्या बात है जी, परेशान क्यों हो? कुछ भी तो नहीं राधा, प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दो। राधा पानी का गिलास लाकर कुमार के बगल में बैठ गई। गटागट पानी का गिलास पीते हुए कुमार ने गहरी सांस ली। वह सोच में पड़ गया मृणाल के भविष्य के बारे में। राधा से रहा नहीं गया। क्यों जी, कहते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है, हुआ क्या है? घर आते ही किस सोच में पड़ गए आप? कुछ भी तो नहीं मीनू की माँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करने दो। नहीं, पहले मुझे पूरी बात बताओ।
कुछ बात तो ज़रूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। क्यों छुपा रहे हो और क्या छुपा रहे हो? थोड़ी खामोशी की बात कुमार ने कहा, मीनू की माँ तुम सहन नहीं कर पाओगी। तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है, रहने दो, फिर बता दूंगा। तुम्हें मीनू की कसम मुझे बताना ही होगा, राधा ने आग्रह किया। सुनने के लिए दिल मजबूत करना होगा। मेरा दिल बहुत मजबूत है, तुम चिंता ना, मुझे सच बताओ। नहीं मानती तो सुनो, मृणाल किसी के क्या हुआ? मेरी बच्ची को जल्दी जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा चाह रहा है। राधा ने कुमार को टोकते हुए कहा। राधा, मृणाल माँ बनने वाली है, बिन ब्याही माँ। बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाया। नहीं, यह नहीं हो सकता, और राधा अचेत हो गई। राधा को बिस्तर पर लिटा दिया। कुमार अपने आप भी घबरा उठा अपनी माँ को चित्कार सुन। मृणाल दौड़ती हुई बाहर आई। जब उसने अपनी माँ को यह हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। वह केवल इतना ही कह पाई, बाबा डॉक्टर, और एकदम उसी हालत में डॉक्टर खन्ना की क्लिनिक की ओर दौड़ लगा दी। जैसे तैसे काफ़ी मशक्क़त के बाद डॉक्टर की क्लिनिक पहुंचे। अंकल, मेरी माँ को बचा लो, जल्दी करो, मेरी माँ को बचा लो। क्या बात हो गई बेटा? तुम इतनी घबराई क्यों हो? जल्दी करो मेरी माँ को, डॉक्टर अंकल जल्दी करो। मृणाल की घबराहट को देख डॉक्टर कारण समझ गए कि इसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने अपने बैग में ज़रूरी सामान डाला और नर्स पुष्पा को कुछ निर्देश देते हुए एकदम बाहर निकल गए। मृणाल की ऐसी हालत देख पुष्पा भी अवाक रह गई। वह सोच में पड़ गई कि ना जाने आज क्या होने वाला है। डॉक्टर के निर्देश पर वह केवल सिर हिलाकर रह गई। डॉक्टर ने मृणाल की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो बेटा जल्दी चलो। आंखों में पानी भर के मृणाल पीछे हो ली। डॉक्टर खन्ना ने अपनी गाड़ी निकाली और थोड़ी देर में दोनों मृणाल के घर पहुंच गए। कुमार सिर झुकाए राधा के सिरहाने बैठा उसके हाथों को सहला रहा था। राधा अभी भी अचेत थी। वह तो चिरनिद्रा की गोदी में सो गई थी। कुमार को क्या मालूम था कि निंदिया रानी ने हमेशा हमेशा के लिए राधा को अपनी गोद में अपने सीने में छिपा लिया है। डॉक्टर को देखते कुमार उसके गले लग गया और बोला, राधा, राजू, मेरी राधा को बचा लो। डॉक्टर राजू ने उसे धीरज बांधते हुए कहा, कुमार धीरज रखो, मैं आ गया हूँ, भाभी को कुछ नहीं होगा। कुमार को एक तरफ कर वह राधा की ओर लपका। डॉक्टर ने जैसे राधा की नब्ज को टटोला तो खामोश हो गया। डॉक्टर राजू की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। कुमार की ओर बेबसी से देखकर, कुमार, बहुत देर हो गई यार, बहुत देर हो गई। डॉक्टर खन्ना फफक रोक पड़े। कुमार आंसू देखते ही समझ गया कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है, वीरान हो चुकी है, और वह रोते रोते खामोश हो गया। मृणाल अपनी माँ की ओर लपकी और उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ अब इस लोक में नहीं थी, वह तो परलोक चली गई थी। नींद ने उसे सदा के लिए अपने आगोश में ले लिया था। अब वह लौट कर आने वाली नहीं थी। कुमार के घर में रुदन कलाप सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसे दिलासा देने लगे, उसे समझाने लगे, कुमार, होनी तो बलवान होती है, अब रोने से कोई लाभ नहीं उठ, और भाभी के अंतिम क्रियाकर्म की तैयारियां करो। डॉक्टर खन्ना ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, राजू, मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा घर सूना हो गया, अब इस घर में कौन मेरा इंतजार करेगा? कुमार था कि रोए ही जा रहा था। शांत हो जा मेरे यार, जो होना था हो गया। इस संसार में जो आया है वो जाएगा ही। अभी सदा कौन यहाँ रहेगा? हम भी तो इसी रास्ते जाएंगे। मृणाल को देख, उसे अब तुझे ही संभालना है। उठ मेरे भाई, उठ जा, अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं। कुछ देर बाद कुमार अपनी बीबी की अर्थी को कंधा लगाए उस स्थान की ओर ले जा रहा था जहाँ से अब वह अकेला ही घर वापस आएगा। राधा नहीं, राधा तो अग्निदेव की गोद में भेंट कर देना था। इस स्थान से केवल जीवित प्राणी ही वापस आते हैं, मृत नहीं। शमशान घाट पहुँचते ही यथा कर्म जो होते हैं उनसे निवृत्त होकर राधा की देह को अग्नि की गोद में अर्पित कर दिया गया। गांववासी सब अपने घर की ओर चल दिए। डॉक्टर खन्ना कुमार और मृणाल को दिलासा देते रहे। शाम को घर में मृणाल और कुमार ही थे। घर में केवल दो जन। मृणाल अपनी माँ की मौत के लिए खुद को कोस रही थी, एक प्रण लेकर कि वह अब अपने बाबा को दुख नहीं देगी, तन मन से उनकी सेवा करेगी और अपने बाबा के लिए जिएगी। इसी तरह धीरे धीरे 2 माह बीत गए। घर में माँ की कमी तो खलती रहती, लेकिन दिल को मजबूत कर उसने घर का काम संभाल लिया था। कुमार भी धीरे धीरे अपना गम भुलाकर काम काज में जुट गया था।
कुमार को मृणाल की चिंता खाए जा रही थी। उसने मन में सोचा कि मुझे सेठ दीनदयाल के घर जाना होगा, उनसे मृणाल की बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें मृणाल के जरिए पता चल गया था कि वह सेठ दीनदयाल के एकलौते पुत्र भास्कर से प्रेम करती। आखिर उसने मन बना ही लिया कि वह सेठ जी के घर जाएगा। कुमार अपनी बेटी को लेकर सेठ दीनदयाल के मकान की तरफ हो लिया। थोड़ी दूर दोनों पैदल चले, फिर बस का इंतजार करने लगे। ना जाने कुमार का मन क्या क्या हिचकोले खा जा रहा था। बहुत बेचैनी भरी थी उसके अंदर। वह कुछ सोचे जा रहा था। शायद मृणाल का जीवन अंधकार में दिख रहा था। अब तो केवल एक ही आस बाकी रह गई थी, और वह आस थी सेठ दीनदयाल जी। अगर वह मान जाते तो मृणाल का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर कहीं उन्होंने दुत्कार दिया तो जाने क्या होगा। वह बस इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। मृणाल भी चुपचाप अपने बाबा के पास खड़ी थी। इतने में बस ने हॉर्न दिया तो उसकी तंद्रा टूटी। बस आई। दोनों बस में सवार हो गए। बस डाक पत्थर की ओर ही जा रही थी। लोकल बस थी, भीड़ तो काफ़ी थी, फिर भी उन्हें बैठने के लिए जगह मिल ही गई। कहाँ जाओगे? कंडक्टर ने पूछा। डाकघर, छोटा सा उत्तर देकर कुमार फिर कहीं खो गया। बस तो विकास नगर तक ही जाएगी। आप ऐसा करिए, प्रेम नगर उतर जाइए, फिर वहाँ से डाक पत्थर चले जाना, कंडक्टर ने समझाया। अच्छा, तो फिर प्रेम नगर के 2 टिकट बना दो, 40 रुपये लगेंगे। डॉक्टर ने टिकट फाड़ कर कुमार की ओर बढ़ा दिया। प्रेम नगर वही जगह थी जहाँ मृणाल का कॉलेज था, और यहीं से उसके और भास्कर के प्रेम की शुरुआत हुई थी। वह प्रेम जो उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर गया। आज उसे प्रेम नगर से घृणा सी हो गई थी। वह चाहकर भी वहाँ से उतरना नहीं चाहती थी, मगर क्या करती बेचारी। बस फर्राटे भरती हुई निकली जा रही थी। कुमार का मन चिंता से विभोर था। वह सोचता ही जा रहा था, अगर सेठ जी ने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना स्वीकार नहीं किया तो इसका क्या होगा? कैसे जी पाएगी? कैसे कटेगी इसकी पहाड़ सी जैसी ज़िंदगी? हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। दुनिया हमें काट खाने को दौड़ेगी। दूसरी तरफ मृणाल के मन में भी कई तरह के विचार उभर रहे थे। ना जाने कितने ही विचारों का आदान प्रदान हो रहा था दोनों के मन में। मृणाल बेचारी अपनी बेबसी किसे दिखाती? कौन समझता उसके दुख को? उसके मन की पीड़ा का आभास तो केवल उसके बाबूजी को था। आज का दिन या तो उसे किसी घर की बहुरानी बना देगा, या फिर सड़क की भिखारन। बार बार वह अपने मन को शांति दिए जा रही थी, मगर एक ख्याल बार बार उठ जाता। अगर सेठ जी ने उसे बहू बनाना स्वीकार ना किया तो दोनों बाप बेटी इसी उधेड़ बुन में थे कि बस प्रेम नगर पहुँच गई। कंडक्टर ने सीटी बजाई। प्रेम नगर आ गया है, यहाँ की सवारियाँ उतर जाए। मृणाल और कुमार भी उतर लिए। प्रेम नगर पहुंचकर कुमार ने चैन की सांस ली। मन में सोचा, चलो थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए। वह मृणाल को लेकर एक छोटे से टी स्टॉल की तरफ चल दिया। चलो मीनू, थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं और थोड़ी थोड़ी चाय भी पी लेते हैं, शायद थकावट दूर हो जाए। कहता हुआ कुमार उसे साथ ले गया। टी स्टॉल के एक कोने में बैठकर कुमार सुस्ताने लगा। तभी दुकानदार ने पूछा, बाबूजी क्या लोगे, चाय या कुछ ठंडा? दुकानदार ने मैला कुचैला कुर्ता और धोती पहन रखा था। वह धुएं से इतने काले पड़ चुके थे कि रंग पहचानना भी मुश्किल था। इस दुकानदार के पास था भी क्या? एक छोटा सा चाय का खोखा, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। गरीबी भी क्या चीज़ है, क्या क्या रंग दिखाती है। कुमार ने सबसे पहले यही कहा, भैया थोड़ा ठंडा पानी पिला दो, प्यास बहुत ज़ोर की लगी है। दुकानदार ने गिलास साफ किया और घड़े से एक जग ठंडा पानी भरा और 2 गिलास टेबल पर रख दिए। ये लीजिए बाबूजी, यह पानी बहुत ठंडा है। कुमार ने एक गिलास पानी पिया और एक मृणाल की ओर सरका दिया। दोनों को ठंडा पानी पीकर बहुत अच्छा लगा। बाबूजी चाय बना दो, दुकानदार ने बड़े ही अदब से कहा। हाँ भैया, 2 कप बढ़िया सी चाय ले आए। कुमार ने मृणाल के पीले तथा घबराए हुए चेहरे को देखते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। जी बाबा, बस यही शब्द निकला मृणाल की जुबान से और उसने अपना सिर कुमार के कंधे पर टिका दिया। कुमार बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। तभी दुकानदार चाय लेकर आ गया। दुकानदार ने उन्हें चाय दी और बाकी 2-4 लोगों की चाय बनाने बैठ गया।
जलते हुए भट्टे के पास यही बस कुछ इक्के दुक्के लोग ही आते थे उसके पास। उसका स्वभाव बहुत मीठा था। बड़े प्रेम से चाय बना रहा था और ग्राहकों को देता। जैसे वह झूठे गिलास लेने कुमार के पास आया तो कुमार ने कहा, लाला जी आज तो बहुत गर्मी है। बाबूजी, गर्मी तो है मगर हम गरीबों को क्या गर्मी क्या सर्दी, हमें तो हर हाल में काम करना पड़ता है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो परिवार को खिलाएंगे क्या? दुकानदार ने लंबी सांस छोड़ी। कुमार सोचने लगा, यह भी तो हमारी तरह ही मुसीबत का मारा है। तभी दुकानदार दोबारा बोल पड़ा, बाबूजी हमारा क्या, अगर अकेली जान होती तो जैसे तैसे काट जाती। यह तो पूरे परिवार का सवाल है। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद कुमार और मृणाल अपने गंतव्य की ओर चल दिए। कुमार के मन को फिर वही विचार कचोटते लगे। मृणाल और कुमार दोनों अपने अपने विचारों में मग्न बढ़ते जा रहे थे। वह दोनों अपने अपने कर्मों को कोस रहे थे। दोनों को ही अपना अपना भविष्य अंधकार में डूबा हुआ नजर आ रहा था। मृणाल सोच रही थी कि अगर कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है वो, यही सब बातें तो उसके मन का चैन लूटे जा रही थी। कुमार तो सेठ जी की आदत से भली भांति परिचित था, तभी तो उसके मन में एक आस जगी हुई थी। विचारों में उलझे हुए दोनों सेठ जी के मकान के पास पहुंच गए। रास्ते भर दोनों में ज़्यादा बातें नहीं हुई। दुखी मन लिए कुमार कई दुखों से घिरा हुआ सोच में पड़ा था। एक तो उसकी राधा को गुजरे कुछ ही महीने हुए थे और दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी का दुख क्या करे क्या ना करे समझ नहीं पा रहा था। कोठी के पास पहुंचते उसने देखा दरबान मुख्य द्वार पर खड़ा पहरा दे रहा है। झिझकते हुए कुमार ने उसे पूछ लिया, भाई साहब क्या सेठ जी घर पर ही हैं? नहीं नहीं, बाहर गए हुए हैं, दरबान ने रोबली आवाज़ में कहा। कब तक आएंगे? कुमार कुछ सहम सा गया। आते ही होंगे, बस छोटा सा उत्तर था दरबान का। ना जाने कितनी देर लग जाएगी। कुमार के होंठ फड़फड़ा उठे। दरबार चुपचाप उसकी ओर देखता रहा मगर कुछ भी नहीं कहा। कुमार अपने आप में ही बड़बड़ाया, शायद सेठ जी आते ही होंगे। कुमार ने सोचा, चलो जब तक सेठ नहीं आ जाते यहीं बैठकर उनका इंतज़ार कर लेते हैं। उसने मिराड़ की तरफ देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ी पैरों के नाखून से ज़मीन को कुरेदे जा रही थी। बाबा को अपनी ओर देखते ही वह समझ गई बाबा थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। वह उनकी तरफ मुड़ गई। कुमार चुपचाप एक और चलने को तैयार ही था कि दरबान ने पूछ लिया, क्यों भाई, आखिर बात क्या है? आप इतने उतावले क्यों हो? आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कुछ भी तो नहीं है भाई साहब, बस यूं ही जरा सेठ जी से कुछ काम था। कुमार ने बात को टालते हुए कहा। नहीं नहीं, आखिरकार कुछ तो मतलब है आपके चेहरे पर उभरी हुई इस बेचैनी का। दरबार ने कुमार के मन की बात को भांपते हुए कहा। यूं ही सेठ जी से कोई अपना ही काम है। कुमार ने फिर से टालने वाले अंदाज में कहा, आ जाएंगे तो बात कर लेना, इतनी बेचैनी ठीक नहीं। दरबार ने प्यार से उसकी मजबूरी को समझते हुए कहा। सेठ जी के बेटे तो शायद घर पर ही होंगे। कुमार तो जानता ही था कि भास्कर विदेश गया हुआ है, पर ना जाने फिर भी यह शब्द क्यों उसके मुंह से निकल पड़े। नहीं, छोटे साहब तो विदेश गए हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, दरबार ने उत्तर दिया। कुमार ने सोचा, चलो कुछ समय यूं ही बिता लेते हैं। मृणाल को खड़े देखकर उससे बोला, बेटी जाओ उधर छाया में बैठकर आराम करो, हम भाई साहब से कुछ बातें करके वहाँ आ जाएंगे। जी बाबा। मृणाल इतना कहकर वृक्ष की छाया के तले जा बैठी। हाँ तो भाई साहब, छोटे सरकार कहीं बाहर ट्रेनिंग करने गए हैं। बातों का तांता फिर से छिड़ गया। यही कोई 6-7 महीने हुए होंगे उन्हें गए हुए। बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें तो उनकी बहुत याद आ रही है, दरबान ने उदास होते हुए कहा। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वह काफ़ी बड़े अफसर बनकर वहाँ से आएंगे। कुमार ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा। बड़े साहब तो बहुत ही बेचैन रहते होंगे उनके बिना। हाँ, कभी कभी तो घंटों उनके फ़ोटो को निहारते हुए मैंने उन्हें देखा है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, तब तो काफ़ी प्यार है दोनों बाप बेटे में। इतने में काले स्याह रंगी की कार फर्राटे भरती हुई सामने से नजर आई। या लो, बड़े साहब आ रहे हैं, दरबान ने कहा। सेठ दीनदयाल जी को कौन नहीं जानता, शहर के जाने माने रईस थे और साथ में ही एक सज्जन पुरुष भी। गरीबों के पीछे तो हर वक्त जान देने को तैयार रहते हैं। गरीबों की मदद करना तो उनका पहला धर्म है। शहर का बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है। जहाँ कभी कोई काम अड़ गया या किसी बात की ज़रूरत पड़ गई तो
सेठ जी अपना सारा काम छोड़कर वहां पहुंच जाते, मानो वह उनका अपना ही काम हो। जब कभी किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती, चाहे वह अंत की हो चाहे सेठ की धन की, सेठ जी के पास आकर फरियाद करते हैं। इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। वे इतने दयालु हैं कि कहीं ना कहीं से हर काम का समाधान निकाल लेते हैं, इसलिए तो इनका हर तरफ बोलबाला है। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद दरबान से रुका नहीं गया तो उसने पूछ लिया, शायद सेठ जी के दरबार में आप भी कोई फरमाइश लेकर आए होंगे। कुछ ऐसा ही समझ लो, कुमार ने उत्तर दिया। दरबान सेठ जी की प्रशंसा के पुल बांधने लग गया। आगे बढ़ी कार के चालक ने एकाएक कार को ब्रेक लगाई। कार चमचमाते हुए रुक गई, मानो कोई चीज़ कार से टकरा गई हो। चालक एकदम बाहर निकला और पीछे जाकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। सेठ जी बाहर निकल आए। वे राजसी ढंग से बाहर निकले, मानो कोई राजा अपनी रियासत में वापस आया हो। जैसे वह बाहर निकले, दरबार ने सलाम ठोक दिया। सेठ जी भी एक महान कलाकार की भांति अपने सिर को थोड़ा सा हिलाकर दरबान के सलाम को स्वीकार किया। दोस्तों, आगे क्या होगा देखते हैं अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।